एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने अब तक भाषा पर बातचीत की। आज हम बातचीत करेंगे देवनागरी लिपि, उसकी उत्पत्ति, देवनागरी लिपि के विकास, उसके वैशिष्ट्य और मानकीकरण पर। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा बोली जाती है जबकि भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि बगैर अनुवाद के लिखना लिप्यंतरण कहलाता है। संसार भर में प्रयोग हो रही भाषाओं की संख्या हजारों में है, पर इन भाषाओं को लिखने के लिए केवल लगभग 2 दर्जन लिपियों का ही प्रयोग हो रहा है। संसार में केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियां या लिपि परिवार हैं। चित्रलिपि, जिनका प्रयोग चीन, जापान और कोरिया में है। ब्राह्मी से व्युत्पन्न लिपियां जो देवनागरी तथा दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयुक्त होती हैं। और फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियां संप्रति ये यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में प्रयुक्त हैं। ये तीनों लिपियां 3 अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुईं जो पर्वतों और मरुस्थलों द्वारा एक दूसरे से अलग अलग स्थित हैं। अल्फ़ाबेटिक लिपियों में स्वर अपने पूरे अक्षर का रूप लिए व्यंजन के बाद आते हैं, जैसे लैटिन लिपि यानी रोमन लिपि, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं। यूनानी लिपि, यूनानी भाषा, कुछ गणितीय चिन्ह। अरबी लिपि, अरबी, उर्दू, फारसी और कश्मीरी। इब्रानी लिपि, इब्रानी। सिरिलिक लिपि, रूसी, सोवियत संघ की अधिकांश भाषाएं। अल्फा सिलेबिक लिपियों में हर एक इकाई में एक या अधिक व्यंजन होता है और उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता तो स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है, जैसे शारदा। कश्मीरी भाषा, लद्दाखी भाषा, हिमाचली, पहाड़ी, डोंगरी भाषा, पंजाबी, गुरुमुखी, तिब्बती, उत्तर पश्चिमी भारतीय भाषा की लिपि। अल्फा सिलेबिक लिपियों में देवनागरी लिपि भी है। हिंदी, काठमांडू, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली, उड़िया, कलिंग, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, मराठी, कोंकणी भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं। मध्य भारतीय लिपि में तेलुगु भाषाएं लिखी जाती हैं। द्रविड़ लिपि में तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोलंबो यानी श्रीलंकाई भाषाएं लिखी जाती हैं। मंगोलियन लिपि में जापानी भाषा, कोरियाई, मैंड्रिन, चीनी, तुर्कमेनिस्तानी, दक्षिण पूर्वी सोवियत गणराज्य के देशों की भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो चित्रलिपियों का है। चित्रलिपियों में सरलीकृत चित्र होते हैं, जैसे प्राचीन मिस्री लिपि, इसमें प्राचीन मिस्र की भाषा। चीनी लिपि, चीनी मंदारिन या कैंटोनी भाषा लिखी जाती है। कांजी लिपि, जापानी भाषा लिखी जाती है। अब तक हमने जाना कि अल्फा सिलेबिक लिपियों में देवनागरी लिपि आती है। अब देवनागरी लिपि पर विस्तार से चर्चा। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणी, बुंदेली भाषा, डोंगरी, खस, नेपाली भाषा तथा अन्य नेपाली भाषाएं, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी भाषा, बघेली आदि सैकड़ों भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं।
देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। यह दक्षिण एशिया की 175 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती, जिसे शिरोरेख कहते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, जैसे बंगला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय लिपि को परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जाता है और फिर लिखे पाठ को लगभग हूबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में संभव नहीं है, जब तक कि उनका विशेष मानकीकरण न किया जाए, जैसे आईट्रांस या आईएएस्ट। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। अनुमान है कि नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया होगा। तो वहीं देव भाषा संस्कृत और देवनागरी काशी में प्रयुक्त होने से देव जुड़ गया होगा। एक मत यह भी है कि देवताओं के लिए बनाए गए देवनगर से समानता के कारण इसे देवनागरी कहा जाने लगा, पर ये सब अनुमान हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट 700 से 800 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। 8वीं शताब्दी में चित्रकूट, 9वीं में बड़ौदा के ध्रुवराज भी अपने राज्यादेशों में इस लिपि का उपयोग किया है। 758 ईस्वी के राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग का सामगढ़ ताम्रपत्र मिलता है, जिस पर देवनागरी अंकित है। शिलाहार वंश के गंडारादित्य प्रथम के उत्कीर्ण लेख की लिपि देवनागरी है। इसका समय 12वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी के चोल राजा राजेंद्र के सिक्के मिले हैं, जिन पर देवनागरी लिपि अंकित है। यह सिलसिला मुगल काल और बाद के परवर्ती राजाओं के शासनकाल में भी चलता रहा है। देवनागरी लिपि की विशेषता भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता और संपन्नता है। इसमें 52 वर्ण हैं। एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। लेखन और उच्चारण में एक रूपता, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। एक संकेत चिन्ह द्वारा एक ध्वनि का निरूपण। स्वर और व्यंजन में तर्क संगत और वैज्ञानिक क्रम विन्यास। वर्णों का प्रत्याहार के रूप में उपयोग। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं। लेखन और मुद्रण में एक रूपता। मात्राओं का प्रयोग क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। विभिन्न मात्राएं लगाने के बाद क का ये स्वरूप निकलता है। अर्धाक्षर लगाने में सुगमता। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग। अधिकांश वर्णों में एक ऊर्ध्व रेखा की प्रधानता। देवनागरी के वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। इसकी वर्णमाला में पहले स्वर फिर व्यंजन वर्गीकृत हैं। यहाँ स्वरों के वर्गीकरण में एक स्वर के बाद दीर्घ स्वर वर्ण निश्चित है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। व्यंजन वर्णों को कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व दुगुण व्यंजन में वर्गीकृत हैं। पुनः व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यवस्था किसी अन्य लिपि में नहीं है। कंठ वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य हैं च, छ, ज, झ, इय। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण।
दंत त थ द ध न, ओष्ठ प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श स स ह, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, द्विगुण ड ढ। अतः हम देखते हैं कि यहाँ स्वर 11 हैं, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, व्यंजन 39, कुल वर्णों की संख्या 52 है। देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में ज़्यादा वैज्ञानिक है। किसी भी लिपि के आदर्श लिपि होने की कुछ शर्तें निर्धारित हैं। वह लिपि किसी भी भाषा को अंतरित करने की क्षमता रखती हो, प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक हों, किसी वर्ण प्रतीक से एक से अधिक ध्वनि उच्चरित न हो, शब्दों को लेकर लिपि में अर्थभेद न हो, उस लिपि में भूमंडल की लिपि होने की अर्हता हो। इन सभी तथ्यों के आधार पर देवनागरी लिपि निश्चित तौर पर वैज्ञानिक है, परंतु कुछ समस्याओं के कारण यह मानकीकरण की दिशा में उलझी हुई है। इसके मानकीकरण के लिए समय समय पर सुझाव दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। शिरोरेख के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि इससे वर्णों के बीच स्पष्ट भेद किया जा सके। शिरोरेख के अभाव में ध, घ, ख, र, म, भ का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता हो, लिपि के वर्णों की द्विरूपता समाप्त कर देनी चाहिए। संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग लेखन उच्चारण में लाघवता व तीव्रता को दर्शाता है, इसे भी बनाए रखा जाए, जैसे छ, त्र, ज्ञ आदि। वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो या ऊपर नीचे, दोनों ही स्थितियों में वैज्ञानिक है। र ध्वनि के चारों प्रयोग वस्तुतः अलग अलग न होकर र के कोणीय परिवर्तन मात्र हैं, इनका प्रयोग हूबहू किया जाए। र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों में किया जाए, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम आदि। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं, जैसे भलाई, पिटाई, कमाई, पढ़ाई आदि। नासिक ध्वनियों एवं उनमें प्रयुक्त वर्ण प्रतीकों के संयोग को लेकर यदि सजग रहा जाए। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में बिंदी या बिंदु के प्रतीक का उपयोग हो, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के लिए अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग। अनुस्वार ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षरों के रूप में ही जानी जाती हैं, जबकि अनुनासिक ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। अनुस्वार ध्वनियाँ या पंचम अक्षरों के लिए प्रतिस्थापक प्रतीक बिंदी या बिंदु के अतिरिक्त कहीं कहीं अर्धपंचमाक्षर का प्रयोग भ्रम का कारण हो सकता है, परंतु यह प्रयोग वैज्ञानिक है। जी के जिन शब्दों में ओ का प्रयोग होता है, वहाँ अर्धचंद्र का प्रयोग हो। अनुस्वार प्रतीकों का प्रयोग इन परिस्थितियों में संभव नहीं है यदि अनुस्वार प्रतीक दो पंचमाक्षर चाहे समान हो या असमान, वहाँ अनुस्वार प्रतीक की जगह अर्धपंचमाक्षर प्रतीक का ही प्रयोग होगा, जैसे जन, अम्मा, मम्मी, चम्मच। दूसरी स्थिति में यदि किसी पंचमाक्षर के पश्चात अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आए तो भी अनुस्वार प्रतीक का प्रयोग न होकर पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। नम्य, कम्य, अन्वय, संवाद, सन्नमार्ग, कण्व, आणविक। अनुस्वार प्रतीक बिंदु या बिंदी तथा अनुनासिक प्रतीक अर्धचंद्र बिंदु के बीच अंतर स्पष्ट रहता है, जैसे गांधी, हंसी, हंसो। लेखन में प्रयुक्त चिन्ह में पूर्ण विराम के लिए देवनागरी लिपि की खड़ी पाई का इस्तेमाल हो, जबकि रोमन लिपि में बिंदी की तरह हो। अंकों को लेकर भी यही प्रयास होना चाहिए कि रोमन लिपि के अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रयोग हो। आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत
धन्यवाद।